हेलो दोस्तों, नमस्कार। आरजे हिंदी कहानी में आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, कहानी का पूरा आनंद लेने के लिए वीडियो को लास्ट तक देखें। अगर कहानी पसंद आए तो कृपया चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें। तो दोस्तों चलिए शुरू करते हैं। कभी इस हवेली में कितनी आवाजें गूंजा करती और इस हवेली की बहुत ही सुकुमारी 16 वर्ष की नववधू शिखा आंचल को सर पर जमाने की कोशिश में खुद ही उलझ जाती। पति अमर रोबदार, उम्र में उससे 5 साल बड़ा, प्यार के रस में भीगा भीगा सा। जब भी शिखा उससे मिलती वो उसे छेड़ने से बाज नहीं आता। सासू माँ ठसकदार और नौकरों की फौज इसी कोशिश में जुटी रहती कि सासू माँ की नजर में उनकी कमी ना दिख जाए। ऐसे में बेचारी शिखा की क्या विषाद की वो जरा भी इधर से उधर हो जाए। छोटी सी कमर में चाबियों का गुच्छा यूं लटकाए डोलती कि लगता बस सारा घर उसी के साथ छनक रहा हो, उसके गुच्छे के साथ। अमर ने उसे कहा था, सुनो, कभी पायले ना उतारना, उनकी छमछमाहट से तुम्हारे आसपास होने का भ्रम होता है। सकुचा कर सर झुका लिया उसने। यह निगोड़ी पायले इतना मधुर स्वर जो निकालती हैं, पर किसी को क्या पता इससे उसके कोमल पैर कैसी रगड़ खाते हैं, लाल हो जाते हैं टमाटर की तरह। खुद में ही बुदबुदा उठी, खुद से ही बातें करती। अपनी दुल्हन को देखकर ऐसा लगा उसे कि वो बस उसे देखता ही जाए। जब उसके गौने की रात होगी तो क्या वो उसे छू भी पाएगा? देखने से भी मैली हो जाती है उसकी दुल्हनिया। विदा कर ले आई उसकी अम्मा शिखा को, पर पंडित जी ने गलत समय पर पलटी खाई और बोल पड़े कि करीब 1.25 महीने बाद ही पत्नी सुख ले सकता है। वो कुछ ग्रह दशा का फेर है। ग्रह दशा का फेर हो या ना हो, उसके जीवन पर ऐसा फेर लगा दिया पंडित ने कि एक एक दिन जैसे वर्षों के लग रहे थे। और शिखा ना, वो है ही बुद्धू सी, रोटी गोल करना सीख रही है, पर जीवन ने ऐसी शक ले ली है उस पर तो उसका ध्यान ही नहीं। बेचारी वो भी तो अम्मा की इतनी बड़ी गृहस्थी में दबकर रह गई है, पर है वो बुद्धू ही, नजरों की भाषा जानने में निपट गंवार। अमर खुद से ही बातें करने लगा। खुद से बातें करते अमर को देखकर हंसने की बारी अब की शिखा की थी। फिर से हंस पड़ी। ठहर जा जरा, चिढ़कर बोल पड़ा वो। और फिर शिखा लंबे लंबे कदम रखकर ऐसी गायब हो गई जैसे कोई भूत। रेखा जैसे हवा का कोई अलमस्त झोंका, जैसे बरसात की कोई उफनती नदी अपने किनारों को तोड़ने को तत्पर। बात जैसे कि कभी खत्म ना हो, ऐसी थी रेखा। राधे काका की बिटिया। शिखा बहू से कोई 2-1 साल बड़ी। आजकल बीमार चल रहे हैं राधे काका, तो हवेली में दूध पहुंचाने की जिम्मेदारी रेखा के सर है। वो जैसे कोई अलमस्त हवा का वो झोंका जो बार बार खिड़कियों के बंद किए पल्ले पर जोर जोर से दस्तक देता और अंदर कमरे में आने को बेचैन। हवेली की हर चीज को छूकर, देखकर, जानने की अदम चाहत। हवेली की मालकिन की चुस्त दृष्टि पड़ते ही छुपकर किसी कोने में घुस जाती रेखा, जैसे उसकी चोरी को पकड़ लिया हो किसी ने। पर अपनी नजरों का क्या करे, वो तो बस हर लम्हों को आत्मसात करने पर तुली रहती है। यह बड़ी सी हवेली जैसे इसमें सारा गांव समा जाए। हाय, आंखें फिर से बड़ी होने लगी। ठुड्डी पर हाथ रखकर बस देखते ही रहने का मन करता। क्या देख रही हो इतने ध्यान से? शिखा की मीठी आवाज उससे टकराई तो चौंक कर रेखा ने उसे देखा। हाय, कितनी प्यारी हो बहू, नजर ना लगे। कैसे बड़े बड़े झुमके हैं तुम्हारे, कैसे संभाल पाती हो? इतनी बड़ी हवेली में कहीं गुम भी हो जाती हो? हाय, यह सोने की पायलें कितनी प्यारी हैं। इतने सवालों के साथ उस पर टूट पड़ी रेखा। छोटे ब्राह्मण खानदान से आई शिखा ने भी हवेली की महिमा को अभी जाना ही कितना था। उसके बाबूजी की सलाह पर जब सासू माँ बगल के गांव का केस जीत गई तो अम्मा को बड़ा भरोसा हो आया इस गरीब ब्राह्मण पर। जब से ब्राह्मण को जाना तो उसकी बिन माँ की बिटिया शिखा भी उनके मन में उतरती चली गई। फिर बड़े चाव से उसे अपनी बहू बनाकर ले आई हो। ब्राह्मण ने तो इसे अपने भाग्य का ही वरदान समझा, जैसे कई तीर्थ एक साथ कर लिए हों।
उसकी बिन माँ की बिटिया ने कभी बोलना ही नहीं सीखा था। शिखा भी अभी हवेली की दीवारों को पहचानने की कोशिश में लगी थी। लाड से रेखा का हाथ पकड़कर बोल पड़ी, ना रे ना, मैं भी यहाँ तुमसी नई नई ही हूँ, अभी सब कुछ देखा ही कहाँ है। इतने बड़े घर की बहू शिखा को सखी बनाते रेखा को फिर देर ही कहाँ लगी। जल्द ही दोनों पक्के दोस्त बन गए। रेखा के गंदे से दोने में लाए गए खट्टे मीठे बेर के सामने शिखा को घर के पकवान फीके से लगते। कभी चटपटी इमली, कभी खट्टे आमों के साथ दोस्ती का यह रिश्ता पक्का सा हो गया। बिन माँ की भोली शिखा को रेखा ने कितना कुछ सिखा दिया था। फिर पिया मिलन की बेला आई तो नाजुक सी शिखा जैसे अमर की बाहों में पिघलती चली गई। सांसों ने आज नए तार छेड़ दिए थे। जिंदगी आज नया सरगम सुना रही थी। किसी चातक की तरह अमर की आंखें उसे ढूंढती और वो किसी समंदर सी उससे मिलती। जिंदगी के इस दौर की साक्षी थी उसकी पक्की सहेली रेखा। उसने ही तो इस अल्हड़ लड़की को एक युवती बनते देखा था। उसकी हर छोटी बड़ी उलझने सुलझाते सुलझाते वो कब इस प्रेम कहानी में देवदूत बन गई उसे खुद भी पता नहीं चला। कब शिखा से उसके सपने साझे हो गए उसे भी पता नहीं चला। मूक सी शिखा वाचाल हो चली थी और वाचाल सी रेखा मूक। समय जैसे रेत सा फिसलता गया। 8 महीने गर्भवती शिखा अपनी बुआ के घर बच्चे को जन्म देने गई। यह रस्म सिर्फ निभाने जैसा ही था, क्योंकि अपनी लाडली बहू के लिए उन्होंने वहां पूरा इंतजाम किए हुए थे। सभी को सख्त ताकीद दी गई थी कि शिखा की जरूरतों में कोई कमी नहीं रखी जाए। हर दिन वो उससे मिलने उसकी बुआ के घर जाया करती। आज पता चला कि शिखा को उल्टियां हो रही है। 8वें महीने में उल्टियां कुछ ठीक नहीं सोचकर बेसमय दोपहर में ही अम्मा जी शिखा से मिलने चल पड़ी। अमर भी उनके साथ ही था। आहा, इतना बड़ा पलंग, कैसा लगता होगा इस गद्देदार बिस्तर पर सोकर। रेखा के लिए इस बिस्तर का मजा लेने का एक सुनहरा अवसर था। बिस्तर पर खूब उल्टी पलटी और फिर ना जाने कैसे अलसाई सी इस दोपहर ने उसे नींद में घेर लिया। अम्मा वही शाम तक रुक गई, पर अमर लौट आया था। बेड पर रेखा को सोते देख देखता ही रह गया। लहंगा थोड़ा ऊपर उठ गया था। रेखा की गोरी पिंडलियां चमक रही थी। किसी बच्चे की सी नींद में खोई रेखा को दीन दुनिया का आभास ही नहीं था। एक अनजानी सी भावना ने अमर को भी घेर लिया। पत्नी सुख से वंचित अमर का मन एक बार डगमगाया जरूर, पर मन के हाथों चरित्र गंवाना एक घटिया बात होती। अलमारी से शिखा का कंबल उसे उड़ाकर वो कमरे से बाहर निकल आया। शाम को सासू मां शिखा का हाल बताने अमर के कमरे में आई तो रेखा को पलंग पर सोते देख होशो हवास खो बैठी। चिल्लाते हुए उसे पलंग से उतारकर घर से बाहर निकाल दिया। अमर को भी खरी खोटी सुनाई। यह बात घर के नौकरों से भी छिप कर ना रह सकी। बिना कोई आधार जाने जितनी मुंह थे उतनी बातें बनी। बड़े लोगों पर किसकी उंगली उठती, रेखा ही उनका निशाना बनी। कुछ उससे जलते थे, कुछ उसे हवेली और बहू की दोस्ती के काबिल भी नहीं समझते थे। फिर रेखा की सुनता भी कौन। अमर ने जब अम्मा को सारी बात बताई तब जाकर थोड़ी ठंडी पड़ी हो, पर रेखा पर हवेली आने की रोक लग गई। राधे काका को बोलकर आनन फानन में उसकी शादी कर दी गई। पड़ोस के गांव में उसका दूल्हा एक मैकेनिक था। जब 5 महीने के रौनक को लेकर शिखा आई तो हर जगह उसकी आंखों ने बस अपनी सखी को ढूंढा। पर जैसे पूरे घर में एक चुप्पी सी छा जाती जब भी रेखा का जिक्र होता। जब उसकी खोज रेखा के लिए बढ़ गई तो अम्मा से जम के डांट पड़ी शिखा को। पर कहते हैं ना, दोस्ती पक्की हो और खोज सच्ची तो बात दबी नहीं रह सकती। घर की दासी कमली ने नमक मिर्च लगाकर जो रेखा की कहानी सुनाई, जिसमें सच छोड़कर सब था। हाथ ना लगाना मुझे, तुम्हारे हाथ और दिमाग दोनों गंदे हो गए हैं। मैंने तुम्हारे बच्चे को जन्म दिया और तुमने मुझसे ही दगा किया, और वो भी उसके साथ जो मेरे दिल के इतने करीब थी।
आंखों से आंसू निकल जरूर रहे थे, पर दिल की आग बढ़ती ही जा रही थी। अमर ने लाख दुआहियां दी, पर उसने किसी की नहीं सुनी। सारी परिस्थितियां रेखा और अमर के गलत होने का इशारा कर रही थी। रेखा की आनन फानन में की गई शादी खबर के पक्की होने पर एक मुहर सी लग रही थी। अब तुम सिर्फ मेरे बच्चे के पिता हो, तुमसे मेरा बस इतना ही नाता है। बोलते हुए शिखा अपने कमरे से निकल गई। अब वो अपना कमरा अलग कर कर रहने लगी। सासू माँ ने बहुत समझाया, पर टूटी हुई शिखा ने फिर किसी की ना सुनी। रौनक को माँ बाप का प्यार टुकड़ों में मिला। शिखा का बस चलता तो घर छोड़ जाती हो, पर सासू माँ की जमींदारी की ठसक और रुतबे के आगे उसकी एक ना चली। जिस्मों के साथ साथ दिलों के दायरे बढ़ते गए। ऐसे 2 साल निकल गए। पता चला कि रेखा का पति शादी के इतने दिनों के बाद पहली बार मायके छोड़कर गया है। मन में एक तिक्तता सी आई और शिखा अपनी सखी की खबर लेने बीच दोपहर धीरे से पीछे दरवाजे का सांकल खिसकाकर पैदल ही चल पड़ी। सांकल की खन की आवाज ने अमर की नींद भी तोड़ दी। रौनक पालने में सोया पड़ा था और रोहिणी बाई वही नीचे सोई थी। आखिर नन्हे से रौनक को छोड़कर गर्मी की इस दोपहर में शिखा जाग कहाँ रही है। घर की बहू बिना किसी सेवक के और छुपकर जाग कहाँ रही है। उसकी चिंता में लंबे डग भरता अमर भी छुपकर उसके पीछे हो चला। लंबे कदम बढ़ाती शिखा जैसे हवा की रफ्तार से बढ़ी जा रही थी। आज उसके कदमों को पर लग गए थे। गुस्से की आग में न उसे आगे दिख रहा था न पीछे। जल्द ही वो रेखा के घर के सामने थी। दरवाजा बंद था। उसने तेजी से उसे खोल दिया और झटके से अंदर घुसी। रेखा सामने अपने गीले बाल सुखा रही थी। सन्नाटा सा था। लगता है राधे काका अंदर सो रहे होंगे। कैसी कट रही है तुम्हारी रेखा। बड़े से पलंग की आदत डाल ली थी तुमने, अब छोटे से घर में गुजारा हो जाता है तुम्हारा। हवेली के मर्द के अलावा दूसरा भी पसंद आया तुम्हें? तमतमाते हुए पूछ बैठी शिखा। गोरा चेहरा जैसे लाल हो उठा। सामने अपनी प्यारी सखी शिखा को सामने पाकर हतप्रभ थी रेखा। ना जाने कितनी बार उसने इस घड़ी के लिए सोचा था। उसे हमेशा लगता उसकी सखी उसे कभी गलत नहीं मानेगी। जिस दिन वो उसे इस ना किए पाप से ऋण कर देगी, उस दिन वो अपने सारे दुख भूल जाएगी। जल्दी में करवाई गई शादी, दुहाजू पति, सब कुछ, इतनी पीड़ा और तिल तिल रिश्ता, रिश्तों का एह जख्म, सब कुछ। सखी भर्राए गले से बस इतना ही बोल पाई, ना बोल मुझे सखी, तुमने वो अधिकार खो दिया। आज तू सिर्फ हवेली की बड़ी बहू के सवालों का जवाब दे। शिखा ने कड़े शब्दों में कहा। शिखा के चेहरे के इस भाव ने उसे सबसे ज्यादा पीड़ा दी। कैसे उसकी सखी ने उसे ऐसा नीच माना। आहत सी वहीं फर्श पर बैठ गई। मुझे नहीं पता था कि बाकी लोगों की तरह मेरी सखी भी मुझ पर कलंक का एक काला टीका ही लगाएगी। ना जाने कब से तेरी राह देख रही थी। मुझे लगा मेरी सखी मुझे जानती है। मुझे हवेली जाना पसंद है, वहां की दीवारों को ताकना पसंद है। उनमें दरार कैसे डाल पाऊंगी मैं। मुझे मेरी शिखा और उसके पति की खट्टी मीठी कहानियां पसंद है। मैं कहानी सुनकर खुश हो लेती हूँ। कहानी में त्रिकोण नहीं बनूंगी कभी। मुझे शिखा की जिंदगी परियों जैसी लगती है, पर मैं इस कहानी में आई कोई दुष्टात्मा नहीं हूँ। क्यों मैं आज अपने सच के साथ इतनी अकेली हूँ। सुन शिखा, वो जो बेर हमने साथ खाए थे, उन बेरों की कसम, मैंने कोई गलत नहीं किया। वो पतंग मैंने जो तुझे लूट कर दी थी, जिसे हमने तेरी सासू माँ के डर से बक्से में छिपाया था, उस पतंग की कसम, मैंने कुछ गलत नहीं किया। याद है वो कपड़ों की गुड़िया जिसे हम दोनों ने साथ मिलकर रधिया मौसी की चुन्नी बिटिया के लिए सिली थी, जिसके बाल मैंने बाबूजी के स्वेटर के भूरे ऊन के धागों से बनाया था। उसकी कसम, मैं तेरी जिंदगी में कुछ गलत कर ही नहीं सकती। उसके दोनों हथेलियां ना जाने कब एक दूसरे को रगड़ने लगी, पर वो तो अपने उल्टे सीधे उदाहरण देने में ही व्यस्त थी।
शिखा को अपने पैरों तले जमीन खिसकती हुई लगी। हमेशा रेखा की बात जब शिखा को सही नहीं लगती और वो उसे नहीं मानती तो उसकी सच्ची रेखा आवेश में ऐसे ना जाने क्या क्या उदाहरण देना शुरू करती। और एक समय वो भी आता जब बाकियों से भी रेखा के सच की ही पुष्टि होती। हर बार वो कान पकड़कर रेखा से माफी मांगती, पर इसमें 1-2 दिन लग जाते। वो बाकियों से सच का पता करती और जब तक उसे सच का पता चलता तब तक रेखा ऐसी ही दुहाई देती रहती, पर शिखा जल्दी मानती ही नहीं। आज तो बात 2 दिन से 2 साल की हुआई थी। कैसे मान लिया उसने कमली दाई की बात को पूरा सच। उसे पता है पहले भी उसने कितने 2-5 किए हैं। वो कितना जलती थी रेखा से, कितने तोहफे गटके हैं उसने शिखा से। आज उसे कोई तस्दीक नहीं करनी। कान पकड़कर आज फिर शिखा रेखा के सामने खड़ी थी। आज शिखा और रेखा के बीच कोई बड़ी सी हवेली नहीं थी, बस था तो 2 सखियों का अनकहा पर मजबूत रिश्ता। इतने दिनों का भारीपन दिल से उतरा तो आज शिखा के पांव डगमगा गए। जोर से गिरती अगर अमर के मजबूत बाहों ने अचानक उसे संभाल नहीं लिया होता। हाथ कानों पर ही थे, अब आंखों के कोर भी गीले हो चले थे। हवेली की बड़ी दीवारों में उपजा अविश्वास आज इस छोटी सी झोपड़ी में हमेशा के लिए दम तोड़ रहा था। इसलिए किसी गलतफहमी को अपनी जिंदगी में जगह ना दें। जल्द से मन में पड़ी शक की गिरह को सुलझा लें। तो दोस्तों, आज के वीडियो में बस इतना ही। कहानी आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। अगर कहानी पसंद आई है तो कृपया चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें। तो दोस्तों, आपसे फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार।